हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। फ्रेंड्स, पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 18 जो कि आपात उपबंध की बात करता है। ये देश में आंतरिक अशांति या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब शासन व्यवस्था सही तरीके से ना चल रही हो, तब लगाए जाते हैं आपात। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें हम अच्छे से जानेंगे। इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल में स्टडी विद स्मार्टनेस के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो की पीडीएफ और लिंक प्रोवाइड कराई जाती है जो आपके एग्जाम के लिए नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देर ना करें, वहाँ ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपात उपबंध। आपात का जो प्रावधान है वो 352 से लेके 360 तक के अनुच्छेद में है और इसका प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। जर्मनी देश से आपात उपबंध का प्रावधान हमारे देश में आया है। ठीक है, मुख्य रूप से फ्रेंड्स 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं देश में। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये 3 मुख्य आपातकाल देश में लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 जो कि आपात की उद्घोषणा की बात करता है, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कब लगाया जाता है? तो देश में जब ऐसे इसके आधार हैं युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, तो ऐसी कंडीशन पर आपातकाल लगाया जाता है। इसमें कुछ समय बाद संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था, अब सशस्त्र विद्रोह हो गया है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल कब घोषित किया जाता है? तो जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब इसके अनुमोदन की स्थिति देखें तो ये कितने समय के बाद अनुमोदन होता है लगाने की। सबसे पहले होता है 1 माह में इसका अनुमोदन, फिर से बढ़ा दिया जाता है 6 माह तक के लिए, फिर प्रति 6 माह में इसका अनुमोदन होता है, तब उसके बाद होता है अनिश्चितकालीन। इसके बाद नहीं पता रहता कि कब तक के लिए आपातकाल लगाया गया है। इस राष्ट्रीय आपातकाल की कुछ कंडीशंस भी हैं कि जब यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होंगी। अनुच्छेद 19 में हमने पढ़ा है क्या क्या है, तो बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की, सभा करने की, संघ बनाने की, व्यापार करने की, आवागमन की, तो ये नागरिक स्वतंत्रता इसमें दी गई है। ठीक है, तो ये निलंबित नहीं होंगी। ठीक है, या कोई भी मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो सबसे पहले प्रभाव अनुच्छेद 19 पर पड़ता है। ये सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होती हैं। अब इसे हम हटाने की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल को कब हटाया जा सकता है? जब लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में 1/10 सदस्य साधारण बहुमत से इसे प्रस्ताव पारित कर दें, तब बैठक होती है, फिर उसे राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाता है। ठीक है, तब 14 दिन के बाद इसमें फैसला आता है। तो इसे हटाने की कंडीशन कुछ इस प्रकार है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक है, पहला हुआ था 1962 से 1968 के बीच, जब चीन द्वारा बाह्य आक्रमण हुआ था। ठीक है, दूसरा हुआ था 1971 में जब पाकिस्तान द्वारा बाह्य आक्रमण हुआ था, और तीसरा हुआ था 1975 में। ठीक है, जब आंतरिक अशांति के आधार पर, उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी थी पीएम, तब लगाया गया था। तो आप याद रखें 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 1962 से 68, 1971 और 1975। नेक्स्ट आर्टिकल है 353। ये क्या कहता है? आपात की उद्घोषणा के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये हमने अभी ही पढ़ा है कि अनुच्छेद 19 के जो अधिकार हैं, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया है तो निलंबित नहीं होते,
लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है तो सबसे पहला प्रभाव अनुच्छेद 19 पर पड़ेगा। ठीक है, यही है 353 जो प्रभाव की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे 355 क्या कहता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे हम फ्रेंड्स की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा जब आपातकाल लगाया जाएगा। ऐसी कंडीशन पर केंद्र देखेगी, सारे निर्णय केंद्र के पास होंगे, केंद्र देश की व्यवस्था को देखेगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे फ्रेंड्स 356 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पढ़ा है 3 प्रकार से आपातकाल लगाए जाते हैं, तो यह राष्ट्रपति शासन की बात करता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में कौन सा लगाया जाता है आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। तो ये कब लगता है कि जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाती है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। ठीक है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन की बात करें तो सबसे पहले 2 माह तक के लिए लगाया जाता है, फिर इसमें अनुमोदन होता है तब इसको बढ़ा दिया जाता है 6 माह के लिए, और इसका अधिकतम अवधि जो होती है फ्रेंड्स वह 3 वर्ष के लिए हो जाती है। ठीक है, तो आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है 356। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो सबसे पहले ये लगाया गया था 1951 में पंजाब राज्य में। ठीक है, और फिर राजस्थान में इसका बात करें तो 3 बार लग चुका है, और सर्वाधिक बात करें कि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगाया गया सर्वाधिक समय तक, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखें, सर्वाधिक प्रयोग जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स 357 क्या कहता है कि इसके अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों के प्रयोग की बात करता है, यानी विधायी शक्तियों का प्रयोग अब करेंगे वहां पर राष्ट्रपति के पास अधिकार हो जाता है विधायी शक्तियों के प्रयोग करने का राष्ट्रपति शासन के दौरान। जो हमने पहले ही पढ़ा है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 से अधिकार के निलंबन के बारे में, तो 358 में इसकी मुख्य रूप से बात कही गई है कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंध यानी कि सशस्त्र विद्रोह में हमने पढ़ा है निलंबित नहीं होंगे सशस्त्र विद्रोह के दौरान अगर आपातकाल लगाया जाता है, लेकिन यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के दौरान आपातकाल लगाया जाता है तो 19 के जितने भी अधिकार हैं वे निलंबित हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स 359। ये क्या कहता है कि आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन की बात करता है। ठीक है, तो 358 में हमने ये पढ़ा है कि सिर्फ अनुच्छेद 19 की बात करता है, उसमें जितने अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये भाग 3 में पूरे मौलिक अधिकारों की बात करता है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होगा कि मौलिक अधिकारों से संबंधित राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसका निलंबन होगा, कि इसमें राष्ट्रपति की सहमति होगी। लेकिन जो 358 है वह स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर मौलिक अधिकारों का निलंबन कर देगा, और किस कंडीशन पर वो भी हमने पढ़ लिया है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, का स्वतः निलंबन नहीं होगा, ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन को लागू करे। ठीक है फ्रेंड्स, वही हम 358 की बात करें तो वह अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि 359 की बात करें तो आर्टिकल 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। इसे याद रखें। ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या है, तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 20, और अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। तो इन दोनों का निलंबन नहीं होगा, ये बताया गया 359 में। ठीक है, याद रखें। 359 के का को निरसित कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है फ्रेंड्स, तो आप याद। ठीक है, इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट 360 जो वित्तीय आपात के बारे में बात करता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका देश से लिया गया है। अब इसके हम अनुमोदन की बात करें कि ये किस कंडीशन पर लागू होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जब विश्वास हो जाता है कि वित्तीय आपात जरूरी है,
देश में ऐसी स्थिति विद्यमान हो जाती है कि भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो जाता है, तब वित्तीय आपात लगाया जाता है। ठीक है, अब इसे देखते हैं इसका अनुमोदन कब होता है। तो संसद द्वारा इसका अनुमोदन होता है 2 माह में। ठीक है, 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के से सम्मुख रखना पड़ता है, उनकी स्वीकृति प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो जाए। ठीक है, लोकसभा के विघटित होने के दौरान तब इसे 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगा। ठीक है, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदन मंजूरी दे देते हैं तब वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस ना ले लिया जाए। ठीक है, और यह अधिकार प्राप्त है देश के राष्ट्रपति को कि वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय वो वापस ले सकते हैं। इसके हम प्रभाव देखेंगे तो वित्तीय आपात के लगने के दौरान किस किस पर क्या प्रभाव। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में कमी हो जाती है। ठीक, राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश देते हैं कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी जब तक राष्ट्रपति इसकी सहमति नहीं दे देते हैं तो कोई भी वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं वित्तीय आपात के दौरान। तो धन संबंधी जो अधिकार हो जाता है, वित्त संबंधी, वह सारे अधिकार किसके पास चले जाते हैं? राष्ट्रपति के पास। उन्हीं की स्वीकृति से सारे निर्णय और अधिकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपातकाल के बारे में पढ़ा कि देश में आपात उपबंध कब लागू होते हैं, ये कहाँ से लिए गए, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल में क्या है। तो 352 में हमने राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में हमने राष्ट्रपति शासन और 360 पे हमने वित्तीय आपातकाल के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और आने की संभावना है। तो आप वीडियो को दोबारा देखें, जो भी डाउट है हमें बताएं, और वीडियो से डाउट क्लियर होगा तो उसे बार बार देखें। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।